Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 23 मई 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम केवल उन्हीं न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, आज न्यूज़ कौन कौन सी आई है। जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटाती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इन सभी के बारे में आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। और मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उनको इसमें अटैच किया है, उसके द्वारा हम समझाएंगे। साथ में मैंने 2-3 जगह पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 13 यहाँ पर मैंने मैप के थ्रू समझाया है, तो उसको आप जरूर देखें। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड में कोरोना के केसेस कितने हो गए हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 52 लाख केसेज हो गए टोटल पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में अकेले में 16 लाख केसेज हैं। सेकंड नंबर पर अब हो गया है रूस 3 लाख केसेज के साथ। और इंडिया की अगर बात करें तो 1,22,000 केसेज। अगर दिल्ली की बात करें हम राजधानी की तो 12,000 केसेज के साथ राजधानी 4th नंबर पर है। अगर इंडिया में राज्यों की बात करें हम तो महाराष्ट्र 1st नंबर पर है 44,000 केसेज के साथ। तमिलनाडु 14,000 के साथ 2nd पर है और गुजरात 13,000 के साथ 3rd नंबर पर बना हुआ है। तो ये सभी आज के कोरोना केसेस से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब हम देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई ने दी बड़ी राहत और घटेगी ईएमआई। तो ये सभी देखेंगे ईएमआई क्या होता है एंड आरबीआई, ये हमारे लिए इस पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें हम देखते हैं आरबीआई ने क्या किया है। देखो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसमें जाने से पहले हम ये पढ़ेंगे क्या कि मैंने एक डायग्रामेटिक बनाया इसको कि मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या होती है। इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मैनेज करना। सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी में 2 पार्ट होता है। एक होता है इकोनॉमिक्स एंड एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें हम प्रिंसिपल, सिद्धांतों की बात करते हैं कि बेरोजगारी को रोकने के लिए कौन कौन से सिद्धांत है, जीडीपी को बढ़ाने के लिए कौन से सिद्धांत है। तो जो सिद्धांतों की बात हम पढ़ते हैं वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। लेकिन इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल का जहां उपयोग किया जाता है, जहां हमें उपयोग होते हुए दिखता है आंखों से कि सही में बेरोजगारी बढ़ रही है, नहीं लोग सड़कों पर चल रहे हैं बेरोजगार, या फिर जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इकोनॉमी क्या होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, तो यह है अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस है। एक सिद्धांत की बात करता है, एक उसका गतिमान रूप है जो होते हुए दिखता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके द्वारा हम लिक्विडिटी मींस पैसों का मैनेज करते हैं इकोनॉमी में कि पैसे का फ्लो कितना होना चाहिए। कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाए पैसों का फ्लो, नहीं तो बेरोजगार, जो महंगाई दर है वो बढ़ जाएगी। कहीं कम नहीं हो जाए पैसों का, नहीं तो निवेश नहीं होगा, लोग कैसे खरीदेंगे चीज़ों को, तो क्या हो जाएगी, हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। तो दोनों को मैनेज करके रखना क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम। यहाँ उपकरण कौन कौन से हैं, एक है मात्रात्मक, तो इसके द्वारा डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में जो पैसों का फ्लो है उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है चयनात्मक, ये इनडायरेक्टली रूप से पैसों का जो गमन है इकोनॉमी में उसको कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। अगर क्वांटिटिव में देखें तो एक है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी मीन्स तरलता समायोजन सुविधा। क्या होती है तरलता समायोजन सुविधा, इसमें 2 चीजें आती है, एक रेपो रेट एंड एक रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों क्या होती है इसको समझना है। एक यहां पर क्या है आरबीआई, आरबीआई के क्या होता है, यहां पर है बैंक। अब रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक को कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। जब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है। क्या लेती है, आरबीआई से उधार ले लेती है। जब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है, जब आरबीआई से उधार लेती है और आरबीआई इस उधार दिए गए पैसे पर कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है, मीन्स ब्याज दरें वसूल करती है। तो जो ब्याज दर आरबीआई बैंक्स को जो उधार पैसा दी है उस पर वसूल करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट।
अब देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट्स को कम करेगी, जब आरबीआई अपने रेपो रेट्स को कम करेगी तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा। यहां पर लोन कौन ले रहा है? बैंक्स, आरबीआई से। तो जो बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा तो बैंक्स ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से उधार लेने की कोशिश करेगी। आप खुद सोचिए, आपको अगर बैंक से 15% के ब्याज दर से पैसा मिल रहा है और एक आपको 5% की ब्याज दर से पैसा मिल रहा है, तो आप ज्यादा कब लोगे? जब 5% की ब्याज दर से मिल रहा है तो आप एक अच्छा घर बनाओगे 40 लाख का। अगर 15% की दर से मिल रहा है तो आप 20 लाख के घर पे भी काम चला लोगे बनाकर। तो ये डिपेंड करता है कि ब्याज दरें कितनी है, स्पेशली कौन सी? रेपो रेट। तो रेपो रेट जब कम होती है तो बैंक्स किससे ब्याज दरें ज्यादा किससे पैसा ज्यादा लेती है? आरबीआई से। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब बैंक को ब्याज दर ज्यादा, जब बैंक ब्याज पर पैसा ज्यादा लेगी तो बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो ये लोगों को भी ज्यादा देगी। अब लोगों के हाथ में जब ज्यादा पैसा रहेगा और सस्ता लोन मिलेगा लोगों को भी, तो क्या होगा? लोग ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों की, क्योंकि उनके हाथ में पैसा है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो हमारी जीडीपी चल निकलेगी। तो आरबीआई का क्या है तरीका? ये सेकंड क्या है? सेकंड में उल्टा हो जाएगा। यहां क्या है? आरबीआई और यहां बैंक। अब क्या हुआ? मान लो बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ गया तो बैंक क्या करेगी? इस पैसे को जमा करा देगी किसके पास? आरबीआई के पास। जैसे हम जाकर बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, उसलिए बैंकों के लिए भी सुविधा है कि वो कहां जमा कराए? लोगों के पास तो नहीं करवा सकती, लोग तो खा जाएंगे। अब वो क्या करती है? आरबीआई के पास जमा करवा देती है। कौन? बैंक्स। जब आरबीआई के पास पैसा जमा कराती है बैंक्स, तो आरबीआई कुछ उनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। मीन्स उनको क्या देती है? कुछ ब्याज दर देती है। मीन्स आरबीआई ब्याज चुकाती है किसको? बैंक्स को। क्योंकि पैसा जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो कुछ ब्याज दर हमको भी मिलती है नहीं पैसों पर, तो उसी तरह कुछ लाभ तो आरबीआई भी कुछ इंटरेस्ट रेट पे करती है किसको? बैंक को, और इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आप सोचिए, अब जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में कम ज्यादा कर सकती है, अगर रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कम करती है तो क्या होगा कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेगी। मीन्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, बैंकों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा अब कि वो आरबीआई के पास पैसा जमा कराए। ये दिमाग लगाएंगी कि यार आरबीआई के पास मैं जब पैसा जमा करवा रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट जो है काफी कम मिल रहा है, इससे अच्छा तो मैं लोगों को ही बांट दूं। तो आरबीआई क्या करती है ऐसे टाइम में, जब जीडीपी बढ़ानी रहती है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है। लेकिन जब लिक्विडिटी को कम करना रहता है आरबीआई को इकोनॉमी में, तो वो अपनी क्या करती है? रेपो रेट को ज्यादा कर देती है, ताकि बैंक इस लालच में आ जाए कि ज्यादा पैसा ऋण के, ज्यादा पैसा उधार के, ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा आरबीआई से। लोगों से अच्छा ही है आरबीआई को देना, क्योंकि लोग तो खाकर जा भी सकते हैं, एनपीए हो जाए, लोन लेने के बाद ना चुकाएं। तो क्या करेगी? बैंक्स आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा कराएगी जब रेपो रेट बढ़ा देगी आरबीआई। तो रेपो रेट को घटाने और बढ़ाने से आरबीआई के पास पैसे जमा कराने की जो एक प्रवृत्ति है बैंकों की, वो घटती और बढ़ती है, और इसी से आरबीआई क्या करती है? मैनेज करती है किसको? पैसों को। अब है वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? एक होता है सीआरआर, मिस वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय, रिजर्व मीन्स जो एक अनुपात है, रिजर्व मीन्स जो रिजर्व करके रखता है पैसा। इसमें क्या है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SATUTORY, सांविधिक तरलता अनुपात, और यह है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है दोस्तों? अगर बैंक के पास 100 रुपये आ रहे हैं, मीन्स 100% मान लेते हैं 100 रुपये को, तो इसमें से 3% मीन्स 3 रुपये कहाँ रखना पड़ेगा आपको? आरबीआई के पास। और यहाँ इस पैसे के ऊपर आरबीआई आपको किसी टाइप का ब्याज नहीं देगी। तो ऐसा करना पड़ता है बैंकों को, ताकि कई बार बैंक डूब जाए तो इस 3% पैसों से लोगों को आरबीआई पैसा चुका सके। एसएलआर में क्या होता है? अगर बैंक के पास 100 रुपये आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 18 रुपये मीन्स 18% जो पैसा है, अगर 100 रुपये माने तो 18 रुपये हो जाएंगे। मीन्स 100% में से 18% पैसे हमेशा बैंक को अपने पास रखना रहता है, उसको वो लोन के रूप में नहीं दे सकता। अगर बैंक डूब जाए तो फिर इस पैसे से किसकी ग्राहकों को क्या कर सकता है? दे सकती है बैंक। तो इसलिए जब भी बैंक के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 रुपये में से 3 रुपये आरबीआई के पास और 18 रुपये अपने पास हमेशा रखना है, बाकी जो बचा उसको लोन के रूप में दे सकती है। जैसे रेपो रेट था, जैसे रेपो रेट पर ब्याज दरों पर आरबीआई बैंक को उधार देती है, उसी तरह बैंक रेट होता है। बैंक रेट पर क्या होती है? आरबीआई लंबे समय के लिए, रेपो रेट में क्या होता है?
3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 28 दिन के लिए मैक्सिमम पैसा देती है। लेकिन बैंक रेट में आरबीआई अल्पकालीन की जगह, ये अल्पकालीन सुविधा है, इसकी जगह लंबे समय के लिए बैंकों को पैसा उधार देती है और जिस दर पर देती है वो है बैंक रेट। तो इसके बारे में भी आया है न्यूज़पेपर में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल सीमांत स्टैंडिंग सुविधा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है? इसमें केवल एक रात के लिए पैसा देती है किसको? बैंकों को आरबीआई। और जो ब्याज दर वसूलती है बैंकों से, उससे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और हमेशा याद रखना, ये दोनों हमेशा बराबर रहती है। इनकी जो रेट रहती है दोनों की, मीन जितनी ब्याज दर की परसेंट रहती है वो दोनों की समान रहती है। और हमेशा ये रेपो रेट से ज़्यादा रहती हैं 0.25%। मीन्स ये दोनों हमेशा बराबर रहती है, खुद बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट, और ये हमेशा ज़्यादा रहती है 0.25% किससे? रेपो रेट से। ये हमेशा याद रखना। अब एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि आरबीआई को के द्वारा, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको पैसे की ज़रूरत है। जब पैसे की ज़रूरत रहती है तो एक कागज़ निकालता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब कागज़ निकाल दिया, मेरे जैसे व्यक्ति के पास 10 रुपये थे, जेब में 10 रुपये थे। मैंने क्या किया, इस 10 रुपये को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मैंने खरीद लिया और 10 रुपये मैंने दे दिया। और ये किसके थ्रू हो रहा है? आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट को जब पैसा लेना रहता है, यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर आरबीआई और यहाँ पर लोग, तो लोगों के पास जब क्या होगा, आरबीआई को जब बैंक गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है। इसमें लोग पैसा लगा देते हैं तो पैसा कहाँ चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो मार्केट में क्या हो जाएगा? पैसे की कमी, क्योंकि लोगों का हाथ कहाँ चला, पैसा कहाँ चलेगा? गवर्नमेंट के पास। जब मार्केट में पैसा बढ़ाना रहेगा तो आरबीआई क्या करेगी? इन लोगों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, जो लोगों ने खरीदी थी, इसको वापस आरबीआई अपने पास ले लेगी, मीन्स वापस खरीद लेगी और लोगों को अपना पैसा दे देगी विथ इंटरेस्ट। कि इनको बोला गया था कि अगर आप 10 रुपये लगाओगे तो 1 साल बाद आप 10 की जगह 12 रुपये देंगे, तो ये 12 रुपये दे देगी। तो अब क्या हो गया? मार्केट में वापस पैसों का फ्लो बढ़ गया। तो इसे बोलते हैं आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन, मीन्स सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन जो किया जाता है, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहां पर देखते हैं चयनात्मक क्या तरीका होता है। चयनात्मक, उसमें होता है एक मार्जिन निर्धारण। मीन्स अगर क्या होता है, बैंक में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी जमा कराते हैं। जैसे 1 बीघा मीन्स 1 हेक्टेयर से हमको कितना पैसा मिल सकता है? सोचिए, आरबीआई 1 हेक्टेयर से 10 लाख रुपए भी लोन दे रहा है, उसको घटाकर अगर 5 लाख कर दे तो क्या होगा? पैसों का फ्लो भी इकोनॉमी में कम ज़्यादा हो जाएगा। एक है नैतिक दबाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम करती है तो बैंकों को कहती है कि आप भी अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करो, आप भी अपनी उधारी दरों को कम करो। ये निर्मला सीतारमन ने भी आज कहा है कि बैंक क्या करती है, हमने रेपो रेट, आरबीआई तो अपनी रेपो रेट को कम कर देती है, लेकिन बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करती है। मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता है। मीन्स आरबीआई क्या चाहती है कि मैं जब रेपो रेट कम करूं तो उसका लाभ आप ग्राहकों तक पहुंचाओ, लेकिन बैंक्स ऐसा नहीं करती है। एक होता है क्रेडिट राशनिंग, इसमें बैंक जो पैसा उधार देती है उसको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि आप मिनिमम इतना पैसा तो पर्टिकुलर इस क्षेत्र को दोगे ही, अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ये कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, एक आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो शक्तिकांत दास साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से आते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 साल के लिए, और दोबारा इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एक बार हो गया तो पुनर्नियुक्ति के आधार, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। आरबीआई में 3 सदस्य हैं, कौन कौन से आरबीआई के? एक गवर्नर, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव, जो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा इसका चयन किया जाता है, जो बैंक के रूप में काम करता है। मीन्स बैंकों को की सलाह देता है, बैंकों में क्या प्रॉब्लम है उनका ध्यान रखता है। आरबीआई का गवर्नर जो रहता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रहता है? अध्यक्ष, और इसके पास वीटो पावर नहीं होती। मीन्स जो 6 सदस्य हैं इसमें से अगर 4 ने बोला कि रेपो रेट कम होनी चाहिए, 2 ने बोला नहीं, और उस 2 में शामिल अगर आरबीआई का गवर्नर भी है तो कुछ नहीं होगा। वीटो पावर का मतलब होता है मना करना, कि अगर आरबीआई का गवर्नर मना कर देता है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो निर्णय है वो ना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के आधार पर होते हैं। अगर 4 ने बोल दिया कि निर्णय होना है तो होना है, चाहे उसमें फिर बाद में मना करे कोई गवर्नर भी अकेला, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, गवर्नर को निर्णायक मत देने का मत है,
मीन्स अगर 3-3 में जो समझो जो कोई भी निर्णय है टाई हो जाता है तो क्या होगा, आरबीआई निर्णय, जो आरबीआई का गवर्नर है वो निर्णायक मत दे सकता है। इनका काम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट है, क्या है, बेंचमार्क पॉलिसी रेट, उसको क्या करती है, ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट को क्या करती है, निर्धारित करती है। बेंचमार्क पॉलिसी रेट का क्या करती है, निर्धारण। तो ये आप याद रखना, बेंचमार्क पॉलिसी रेट क्या होती है, रेपो रेट। मींस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका काम क्या है, मेन बेंचमार्क पॉलिसी रेट का निर्धारण, मींस रेपो रेट का निर्धारण। और वर्तमान में रेपो रेट कितनी थी, 4.4, पहले का है ये बात, लेकिन आज इसको 40 बेस पॉइंट घटा दिया, मींस 0.4% घटा दिया, अब ये होगी 4%। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, अब आपको समझ में आएगा पूरा आर्टिकल। यहां पर एक क्वेश्चन भी है, इसको आप सोल्व करना। इसको सोल्व करके मुझे आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करना माय डियर फ्रेंड्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सही है, यहां पर क्या लगा हुआ, सही गलत इसके चक्कर में मत पड़ना, ये गलत भी हो सकता है, तो आप अपने अनुसार सही आंसर लगाना कि आरबीआई के बेंचमार्क दरों का निर्धारण करती है, 12 सदस्यीय निकाय है, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। तो सही आंसर कौन सा है, ए बी सी डी में से आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके कमेंट जरूर करें। अब चलते हैं क्या निर्णय हुआ है, ये अब हमारे समझ में आएगा अच्छे से। आरबीआई ने क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स, आरबीआई ने रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, हमने अभी देखा कि रेपो रेट क्या होता है, जिस ब्याज दरों पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, उसमें क्या किया, पहले 4.4% था, अब इसमें क्या किया है 40 बेस पॉइंट। अब बैंक की जो एक टर्मिनोलॉजी उसमें याद रखना कि 1% का बराबर कितना होता है, 100 बेस पॉइंट, 100 बेस पॉइंट। तो 40 बेस पॉइंट का मतलब कितना हो गया, 0.4%। तो 4.4 में से 4.4% थी पहले रेपो रेट, उसको घटाकर अब कितना कर दिया, 40 बेस पॉइंट मींस 0.4%, तो ये हो गई है 4। तो याद रखना मिनिमम हो गई है प्रेजेंट में ही। 20 सालों में पहली बार रेपो रेट इतनी कम हुई है, मींस बैंकों को बहुत सस्ता कर्ज मिल रहा है, तो लोगों को भी सस्ता कर्ज देने की तरफ एक तरह से कदम बढ़ाए हैं। रिवर्स रेपो रेट इसमें भी कितना कम किया है, 40 बेस पॉइंट, दोनों में 40 बेस पॉइंट कम किया है। तो यहां पर देखना, यहां पर आप देखना पहले रिवर्स रेपो रेट कितनी थी, पहले रिवर्स रेपो रेट थी 3.75%, 3.75%, इसमें भी 40 बेस पॉइंट की कमी की गई है। तो कितनी हो जाएगी ये, कितनी हो जाएगी ये 3.35%। और हमेशा एक बात याद रखना, आप हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगी, हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि रेपो रेट पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो यहां पर क्या है, आरबीआई, और यहां पर है बैंक। आरबीआई जब बैंकों को पैसा देगी, आरबीआई यहां पर है, आरबीआई और यहां पर है बैंक। आरबीआई जब बैंकों को पैसा देगी तो उधार दे रही है, तो जो इंटरेस्ट रेट लेगी वो ज्यादा लेगी, जबकि जब बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कराएंगे तो आरबीआई कम पैसा देगी उधार इंटरेस्ट के रूप में। जस्ट टेक ए एग्जांपल, साहूकार, जब हम साहूकार के पास पैसा जाते हैं, सोचो मैं व्यक्ति हूं और ये है साहूकार, मोटा इसका पेट है, इसके पास मैं पैसा लेने गया तो इसने मुझे पैसा दिया और इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा हमेशा मुझसे, लेकिन मेरे पास कभी पैसा ज्यादा आ गया तो मैं इसके पास जमा कराऊंगा तो ये मुझे हमेशा इंटरेस्ट रेट कम देगा, नहीं तो ये तो कंगाल हो जाएगा। सेम वही बात है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में, तो ये समझना। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 3 महीनों का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया है। मींस क्या होगा यहां पर कि आज मुझे किस्त जमा करानी थी, अब आज नहीं जमा कर, मैं 3 महीने बाद अब किस्त जमा कराऊंगा। ये थोड़ा सा याद रखना, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट था, उतना सा आप याद रखना। 15,000 करोड़ का जो रुपए दिए जाएंगे एग्जिम बैंक को, ये एग्जिम बैंक क्या है इसको जरूर याद रखना, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट का ई एक्स का एक्स यहां ले रखा है, इंपोर्ट का एम ले रखा है यहां पर, तो इंपोर्ट आई एम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो बैंक है एग्जिम बैंक, जिसके द्वारा सस्ता कर्ज मिलेगा जो इंडिया के निर्यातक है उनको, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहां पर जो और इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है आपको मैंने बता दिया कि
यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमने बताया कि कुछ घंटों के लिए, मींस एक रात के लिए जो पैसा उधार देती है आरबीआई, उसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक रेट लंबे समय के लिए जब पैसा देती है तो इनको भी कितना घटा दिया है, इनको भी 40 अंक से घटाकर कितना कर दिया है, 4.25। मींस पहले ये कितने थे, अभी अब याद रखना कि रेपो, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों बराबर होती है, और ये हमेशा रेपो रेट से कितनी ज़्यादा रहती है, 0.25। अब याद करो, रेपो रेट प्रेजेंट में कितनी कर दी, रेपो रेट कितनी कर दी, 4। तो बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बराबर है। अब ये दोनों 25.25 ज़्यादा होनी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, 0.25%। जबकि पहले कितनी थी, पहले ये कितनी थी, 40.75। तो इसमें भी कितना कम किया गया था, 40 बेस पॉइंट, क्योंकि उतना ही कम करना था। इसको बस इतना सा आप समझना कि बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों बराबर होती है और हमेशा रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होती है। तो आपको अगर हमेशा पता है कि रेपो रेट कितनी है, तो उस आधार पर आप इन दोनों को 0.25 एक्स्ट्रा बढ़ाकर निकाल सकते हो। बस इतना सा आपको याद रखना है। रेपो रेट, ये सब होने से क्या होगा कि जो होम लोन है, पर्सनल लोन है, इन सभी की जो ब्याज दरें वो कम हो जाएगी। तो ये आप याद रखना। मोरेटोरियम पीरियड हमने देख लिया। रेपो लिंक्ड कर्ज क्या होता है कि जब आरबीआई अपनी रेपो रेट कम करेगी तो जो बैंकों ने पैसा दिया है उधार पर लोगों को, अगर वो रेपो रेट से संबंधित है कि रेपो रेट जब आरबीआई कम करेगी तो हम भी अपना जो लोन दिए हैं उसके ऊपर जो ब्याज दरें वसूलेंगे, अगर वो रेपो रेट पर आधारित है तो ब्याज दरें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब रेपो रेट बढ़ेगी तो ब्याज दरें भी हमारी क्या बढ़ जाएगी और हमको ज़्यादा पैसा बैंकों को देना पड़ेगा एज ए किस्त के रूप में। तो ये आप दोनों याद रखना। तो यहां पर हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप डायग्रामेटिक लिख लेना पूरा ऐसे कैसे। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से उपकरण हैं। क्वांटिटेटिव इन एग्जाम्पल में दे देता 1 2 3 4 5 और पूछ लेता कोई सा भी कि कौन सा उसका पार्ट है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, सेकंड जो इस पेज पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो है लिपुलेख एंड कालापानी। तो यहां पर लिपुलेख एंड कालापानी वाली न्यूज थी नेपाल से संबंधित, उसका हम पेज नंबर 8 पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पेज नंबर 8 पर इसके बारे में और अच्छे से टॉपिक आया है। तो वहां चलते हैं, पेज नंबर हम चलते हैं सेकंड पर। पेज नंबर सेकंड पर दिल्ली से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कैपिटल के रूप में, इस पेज को हमको छोड़ देना है। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो क्या है, चीन ने सतलज नदी के साथ डाटा शेयर करना शुरू किया। होता क्या है कि चाइना का जो तिब्बत रीजन है, चाइना का जो तिब्बतियन रीजन है, वहां से हमारे नॉर्थ में पूरी नदियां बहती है और वहां से जो पानी आता है बारिश के समय, तो हो सकता है जब ऊपर से तेज बहाव आ रहा हो, हमको नीचे पता ही नहीं लग रहा हो, तो चाइना क्या करेगा कि इन नदियों का, वो एक सतलज नदी है जो हमारे हिमाचल से, पंजाब से होते हुए बहती है, और यहाँ पर जो दूसरी नदी है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम से हुए बहती है। तो इन दोनों नदियों में कितना पानी तिब्बत से आ रहा है उसके बारे में जो डाटा है उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल डाटा। तो चीन इसको इंडिया के साथ शेयर करेगा, और चीन ने सतलज नदी का जो डाटा है, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट होने वाला है जून से, तो उससे पहले अभी से ही क्या कर दिया, डाटा शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि हमको बाढ़ है, जो हमारे जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ को रोकथाम के लिए हमारे लिए ये क्या है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। तो अब जब भी चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप की बात आई तो नेगेटिव नहीं लिखना हमको कभी भी, हमें पॉजिटिव लिखना है। और उसमें एक डाटा ये भी लिख सकते हैं कि दोनों देश में क्या हो रहा है, आपस में संबंध मजबूत हो रहे हैं। चाइना डाटा, जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, उसको टाइम पर हमको उपलब्ध करवाता है। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, कोरोना को हराना है, हमने कई बार इस पर बातें की है। सेकंड जो है पेज नंबर 5, यहां पर भी हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है। पेज नंबर 6, यहां पर भी डरे नहीं लड़े, यहां पर भी हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है, जस्ट आप पढ़ के एक नजर डालकर छोड़ सकते हो।
पेज नंबर 7 पर भी हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो हमको पढ़ने लायक है। पेज नंबर 8 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बुनियादी मजबूत करने का वक्त, इन्होंने जस्ट राग अलापा है अपने आर्टिकल में। आर्टिकल को जस्ट ऐसे ही पढ़कर छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है चाइना की कुटिलता का शिकार नेपाल। तो यहां पर अगेन देखो, चाइना कैसा भी देश हो, लेकिन हमको क्या है, एज ए आईएएस ऑफिसर, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हमें कभी भी दुर्भावना नहीं रखनी है। हमारा जो थिंकिंग है, एक सोच है, वो कैसे डेवलप होनी चाहिए कि कैसे चाइना और इंडिया के बीच में संबंध मजबूत हो। जब हम इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएं तो कैसे हम इसको मजबूत कर पाए। आप देखना, जब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी फॉरेन सर्विसेज में या आईएएस अधिकारी, कभी भी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बातों का बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहता है संबंधों पर। इसलिए वो कभी भी गलत बातें नहीं बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें बोलेंगे। और कैसे मजबूत रिलेशन हो, अभी हमने जस्ट ब्रह्मपुत्र का देखा, तो बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है। आज एक सही काम किया, कल दूसरा सही काम हो जाए, कल तीसरा, ऐसे करते करते हो सकता है कि एक दिन हमारा मजबूत संबंध बन जाए। तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हमेशा हमको क्या रखना है, पॉजिटिव। इनका लिखना है केवल क्या है, इन लोगों का तो लिखना है, इसलिए लिख देते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा क्या है, आपको यहाँ क्या याद रखना है कि हमारा नेपाल के साथ राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक संबंध भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा, एक यहाँ पर जनकपुर मिथिला की राजधानी माना जाता था जनकपुर को, जहां सीता माता का मंदिर है, कभी भी हम लिख सकते हैं सांस्कृतिक में। दूसरा हमको याद रखना है कि भगवान बुद्ध पशुपतिनाथ, तो एक रामायण और एक भगवान बुद्ध, दो हमें बात याद रखनी केवल और केवल। तीसरा हमें क्या याद रखना है कि यहां पर केपी शर्मा ओली, हमें कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं रखना है। हमें केवल कभी भी क्या लिखना है कि प्रेजेंट जो नेपाल गवर्नमेंट है उसको और इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से कोऑपरेट करते हुए ऐसे मामलों को सुलझा लेना चाहिए। अब यहाँ पर मामला क्या है, लिम्पी यदुरा, लिपि लेख, काला पानी, इनके बारे में हम मैप के द्वारा भी पढ़ेंगे क्या मामला है। और एक सुगोली संधि है, 1816 में एक सुगोली संधि हुई थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या है ये। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, जो मैन है हमारे लिए उस पर चलते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये है नेपाल, ये है इंडिया एंड चाइना। यहाँ पर आपने देख रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये किसका है, इंडिया का। यहाँ पर है नेपाल और ये है चाइना। यहाँ पर इंडिया की बाउंड्री और चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर एक पड़ रहा है लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा। ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का। इस धारचूला डिस्ट्रिक्ट के पास से ही हमने क्या किया, एक सड़क बनाया है। सड़क बनाते हुए हमने यहाँ पर, ये कौन सा एरिया है, धारचूला जिले का, ये कालापानी रीजन है। क्योंकि हमने यहाँ से धारचूला से होते हुए हमने कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क बना ली है। हमने ये सड़क बना ली यहाँ से चलते हुए, धारचूला जिले के पास से हमने ये सड़क बना ली कैलाश मानसरोवर के जाते लिए। पहले इसमें काफ़ी दिन लगता था, पूरा 1 महीना लग जाता था यात्रा के लिए। अब हम केवल 1 वीक में, 7 दिन में इस यात्रा को खर्च कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये जो एरिया है काला पानी, यहाँ से हमने सड़क बना ली, जबकि चाइना क्या बोलता है, सॉरी नेपाल क्या बोलता है कि ये मेरा जो धारचूला जिला है उसकी ज़मीन है ये, इसलिए आप यहाँ सड़क नहीं बना सकते। आगे देखते हैं इसको सही से, इसका मैप, ये रहा मैप। इसके बारे में पहले भी हमने बातें की है। नेपाल का धारचूला जिला, नेपाल का धारचूला जिला है। यहाँ पर क्या है कि एक महाकाली रिवर बहती है। ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है, ये एरिया कहाँ से लगता है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड में ये जो एरिया है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कालापानी। ये कालापानी रीजन है। तो ये कालापानी रीजन के लिए नेपाल क्या बोलता है कि मेरा जो ये धारचूला जिला है उसमें जो कालापानी रिवर बहती है ये बाउंड्री नहीं बनाती मेरे और भारत के बीच में। जबकि ये जो एक्स्ट्रा रीजन है जो नहीं दिखाया गया है इसके मैप में धारचूला जिले के में, ये भी धारचूला का पार्ट है मेरा। ये कहना है किसका, नेपाल का। और नेपाल क्या कहता है और कि धारचूला के जो कालापानी रीजन है उसके साथ लिम्पी यदुरा और लिपुलेख पास, ये तीनों रीजन मेरे हैं। मीन्स ये तीनों रीजन किसके, मेरे। जबकि अभी नेपाल के पास ये तीनों रीजन नहीं है। एक सुगोली संधि हुई थी जिसके तहत ये जो मार्केशन है महाकाली रिवर, इसको इंडिया और इसके बीच में क्या माना गया था, एक बाउंड्री माना गया था। और कहा गया था कि नेपाल यहाँ महाकाली रिवर से लेकर यहाँ नेपाल की एक रिवर है राप्ती रिवर, उन दोनों के बीच में जो टेरिटरी है वो नेपाल की टेरिटरी है। तो इसीलिए लिपुलेख, लिम्पी यदुरा एंड महाकाली रिवर, और ये कौन सा है, महाकाल, जो महाकाली रिवर के साथ ये जो कालापानी रीजन है
ये सभी अभी डिस्प्यूटेड रीजन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। आसान नहीं आर्थिक त्रासदी से मुक्ति की राह, इस एडिटोरियल में हमको क्या क्या पढ़ना है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है एक याद रखना, पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 18 पर एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो ये लाइन आप कभी भी किसी ऐसे में लिख सकते हो, इनका जब संबंध आए तो आप लिख सकते हो। बाकी अपने अनुसार इसको आर्टिकल को एक बार पढ़ देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पेज नंबर 9 पर जो आर्टिकल है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको जाननी चाहिए वो है, उसके बाद तो आप पढ़ ही लोगे। एक है यहाँ असंगठित कामगार। असंगठित कामगार क्या होते हैं? ऐसे लोग जिन्हें ना तो पेंशन मिलती है, ना उनको वो सुविधाएं मिलती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलती है, ना उनको क्या नाम से जो छुट्टियां हैं उनका वेतन मिलता है, तो ये जो बीमा नहीं मिलता, तो ये सभी जो चीजें हैं वो असंगठित कामगार कहलाता है। संगठित कामगार में वेतन मिलता है टाइम पर, पेंशन मिलती है, बीमा मिलता है, वो फिर कोई प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी हो सकते हैं। यहां पर जो असंगठित कामगार में दैनिक जो मजदूरी रहते हैं वो रहते हैं। एक जो आपको पता होना चाहिए 1991 का उदारीकरण, इसमें क्या किया था, इसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में। एक तरफ उदारीकरण, एक तरफ निजीकरण और एक तरफ क्या वैश्वीकरण। तो उदारीकरण में क्या किया गया था, हमने लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए यहाँ निवेश करने के लिए हमने पूरे द्वार खोल दिए थे। प्राइवेटाइजेशन में जो ज़्यादातर जो उद्योग थे वो गवर्नमेंट के अंडर में थे, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए। एंड जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें क्या हुआ, देशों के बीच में आपस में आवागमन, अगर इंडिया है तो चाइना, नेपाल, यूरोप, एशिया सभी के साथ क्या हुआ, आना जाना बहुत तेजी से हुआ, चाहे वस्तु सेवा का आवागमन हो चाहे लोगों का आवागमन हो। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप याद रखना, नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में क्या है, ये है नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स कौन सी बैंक है, बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मीन्स कृषि एंड ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ये क्या करती है, ये बैंक क्या करती है, लोन देती है। ये एक बैंक है नाबार्ड जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये दूसरे बैंकों को लोन देती है और यहाँ से बैंक के किसको पैसा देते हैं, या तो ग्रामीण विकास बैंकों को पैसा देते हैं या फिर लोगों के हाथ में पैसा देते हैं। एक इसमें टर्मिनोलॉजी जो आप याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आप कभी भी थोड़ा याद होना चाहिए आपको। न्यू इंडिया क्या है, तो न्यू इंडिया क्या है, जहां पर जातिवाद ना हो, सांप्रदायवाद ना हो, नक्सलवाद ना हो, जहां गरीबी ना हो, जहां भूखमरी ना हो, जहां लोगों के बीच में आपसे मतभेद ना हो, अलगाववाद ना हो, आतंकवाद नहीं हो, ये सभी हमारा क्या है, न्यू इंडिया। तो ये सभी बातें आप जोड़ सकते हो, जहां पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ये है क्या, न्यू इंडिया। इसमें एक आएगा जीडीपी, जो जीडीपी आपको बार बार परेशान कर सकता है, जो जीडीपी आपको बार बार परेशान कर सकता है कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी के बारे में आपको मैं बता देता हूं। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू ग्रोस में सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स एक साल में, एक जनरली एक वित्तीय वर्ष मानते हैं जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो एक वर्ष में जीडीपी क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जितना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। मीन्स एक साल में हमारे यहाँ पर जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई उनका टोटल मूल्य क्या है, वो क्या होता है, जीडीपी। एक यहाँ पर कभी भी आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये बार बार रिपोर्ट्स निकालती रहती है और इससे संबंधित यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ये 2 रिपोर्ट हमेशा निकालती है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो कौन सी, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट निकालती है। ये जो है, सॉरी, एक यहां पर यह है, ग्लोबल की जगह नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट निकालती है, हमेशा याद रखना। IMF का मेन काम क्या है, IMF क्या करती है, जब कोई अर्थव्यवस्था जैसे इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत घाटे में चल रही है, जिसको लोन चाहिए तो लोन देने का काम करती है, और IMF केवल उन्हीं को लोन देती है जो इसके सदस्य हैं। दूसरा,
अगर कोई देश उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ जाए, मीन्स उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो बाहर से आयात कर सके, तो उसको पैसा उधार के लिए रूप में देती है। तो ये है IMF, तो ये हमेशा याद रखना। अब है, चलते हैं हम आगे, पेज नंबर, यहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पेज नंबर 9 पर। ये हमने पहले भी देखा था, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 2 योजनाएं एक साथ लाई गई थी। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसमें क्या किया गया था कि जो आयुष्मान भारत है इसमें 2 योजनाएं हैं। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मीन्स हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और सुविधा सेंटर। दूसरा है PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या होगा, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर मिलेगा जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होगा तब। और यहां पर क्या होता है, प्राथमिक सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा, जब हम जाते हैं तो हमारे कोई रोग हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो चेक किया जाता है यहां पर। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, आयुष्मान भारत के। ये आप थोड़ा सा इसको देख लेना। आयुष्मान भारत में E-कार्ड लागू किया है ताकि फ्रॉड नहीं हो। हमने पहले भी इस पे बात की आयुष्मान भारत पे, पिछले 2 दिन पहले का ही लेक्चर जो है उस पर जाकर आप देख सकते हो आयुष्मान भारत के बारे में पूरे नोट्स के साथ। जैसे हमने फर्स्ट पेज पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की थी नोट्स बनाकर, उसी तरह आयुष्मान भारत के बारे में हमने नोट्स बनाकर पूरा डिस्कशन किया है। अब यहां पर पेज नंबर 10 जो है, यहां पर हमने RBI से संबंधित सारी बातें देख ली, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना है वो क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है वो आएगा। यहां पर जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो इसमें 2 बातें आएगी। उसमें से एक है क्या, नॉमिनल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ, एक होता है रियल ग्रोथ। तो दोनों में अंतर है। तो नॉमिनल यहां दे रखा है, तो मैं ये बता देता हूं कि GDP की जो ग्रोथ होती है वो 2 तरह की होती है, एक नॉमिनल ग्रोथ और एक होती है रियल ग्रोथ। नॉमिनल ग्रोथ में क्या होता है, जब हम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य किस आधार पर निकाले, जो करंट ईयर में जो ईयर है, जो करंट प्राइजेज है, जब हम GDP की गणना जो चालू मूल्य है किसी भी वस्तु के उन आधार पर निकाले तो वो होगा नॉमिनल GDP या नॉमिनल ग्रोथ। और रियल ग्रोथ में क्या है, हम बेस ईयर अगर 2011-12 के मूल्यों को मानकर हम प्रेजेंट के वस्तु और सेवाओं का मूल्य निकालें और GDP की गणना करें तो उसे हम कहेंगे क्या, रियल ग्रोथ। मीन्स हम यहां पर इन्फ्लेशन जो है, जो मुद्रास्फीति है, उसको, उसकी जो प्रभाव है उसको यहां कम कर देते हैं रियल ग्रोथ में। और करंट जो प्राइजेज है उनमें मुद्रास्फीति ज्यादा होने के कारण हमारी GDP बढ़ी हुई दिख सकती है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रोथ। तो याद रखना, नॉमिनल ग्रोथ क्या होती है, जब हम GDP की गणना करें जो करंट में जो प्राइजेज हैं वस्तु और सेवाओं के उनके आधार पर, जबकि एक आधार वर्ष के आधार पर जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है 2011-12, अगर उसके आधार पर हम GDP की गणना करते हैं तो वो है हमारा क्या, रियल GDP। और जो ग्रोथ रहेगी वो है क्या, रियल ग्रोथ। GDP की ग्रोथ क्या होती है ये एक बार समझ लो। पिछले साल मान लीजिए हमारी GDP थी 100 रुपीज की, अब क्या होगा, इस समय अगर 2019-20 में हमारी GDP थी 100 रुपए की, अगर 2020-21 में ये हो जाती है 110 रुपए की, तो हमारा कितना % का ग्रोथ हो गया, 10 रुपए का। मीन्स यहां से यहां तक हमारी 10% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो 10% की ग्रोथ हुई है, इसे क्या बोलते हैं, GDP ग्रोथ। लेकिन ये GDP ग्रोथ भी रियल भी हो सकती है और नॉमिनल भी हो सकती है। तो उसको आप, मैंने बताया कि किस आधार पर नॉमिनल कहेंगे, किस आधार पर रियल ग्रोथ कहेंगे। पेज नंबर 11 अंतरराष्ट्रीय न्यूज है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यूज में हमको क्या याद रखना है, यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल और केवल इतना सा याद रखना, ये सब न्यूज देके रखते हैं कि अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का किया ऐलान, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी बयानबाजी है। जब तक ट्रंप सरकार रहेगी तब तक ऐसी बयानबाजी आती रहेगी, तो इनके चक्कर में ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब चलते हैं पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर लिपुलेख काला पानी पर नजर रखने के लिए हमने अभी जस्ट न्यूज पे अच्छे से डिस्कशन किया था। तो ये क्या न्यूज है आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या करना चाह रहा है। अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। राजस्थान के 14 जिलों में पहुंचा टिड्डियों का प्रकोप, और ये हमारी लास्ट न्यूज आज। तो यहां पर क्या मामला है, टिड्डियां। टिड्डी क्या होती है, ग्रास होपर। ये न्यूज मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक तो व्हाट्सएप ग्रुप की बात की गई है। तो टेक्नोलॉजी को कैसे किसानों के लिए उपयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा टिड्डियों का कैसे हम रोकथाम करें, कैसे जो किसान है, सरपंच है, उनके तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए।
मैंने थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले ही एक साइबर जो स्पेस है उसके बारे में क्या लिखा था, साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा था कि क्या अभिशाप है या वरदान है। तो माने तो क्या है, उसको दोनों तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव में हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल पॉजिटिव में ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट्सएप का क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में यहां पर ये भी लिखेंगे कि इसमें न्यूज नहीं है, बट इंडिया, पाकिस्तान और ईरान तीनों के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जो टिड्डियों की रोकथाम कर सके। और इंडिया ने कहा है कि मैं मेलाथियोन, एक पेस्टिसाइड रहता है, इसका छिड़काव करूंगा तीनों देशों में जहां तक पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन इस टिड्डियों को रोके। टिड्डियां क्या होती है, एक कीट रहता है जिसको जनरली गांव की भाषा में राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। ये पूरी फसल जो रहती है, उसकी पत्तियां, उसके जो नई नई जो कोपल्स आती हैं उनको खाकर चट कर जाती है, खत्म कर देती है। तो उसके कारण लॉस होता है। यहां पर हम देखेंगे कि ये कहां से आती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया है अफ्रीका का, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये द हिंदू में भी आज न्यूज आई थी, तो वहीं से न्यूज को मैंने लिया है, जबकि ये दैनिक जागरण में भी आई है। तो द हिंदू में लिखा होता हॉर्न ऑफ अफ्रीका मीन्स इथोपिया, सोमालिया और जो जिबूती है, इरिट्रिया है, वहां से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होती है, ये यमन में घुस जाती है। यहां पर ये पैदा होती है, ओरिजिन होती है, यहां पर मिट्टी है काफी मात्रा में, तो यहां पर पैदा होती रहती है। यहां से यमन में प्रवेश करते हुए ये सऊदी अरबिया, ओमान से होते हुए ये आती है यूएई, यहां पर बहरीन, कतर। यहां पर आप जब मैप देखोगे पूरा अच्छे से तो यहां पर चलते रहो, यहां पर ये सऊदी अरबिया था, ये कतर, यहां पर ये क्या है, बहरीन। तो कतर, बहरीन, यहां से आते हुए ये रहा बहरीन, कतर, और ये यूएई। यहां से होते हुए ये किस में घुस जाएंगे, यहां जो गल्फ ऑफ पर्सियन है, फारस की खाड़ी से होते हुए ईरान में घुसेंगे। कौन, कीट, जिनको बोलते हैं लोकुस्ट या फिर ग्रास ऑपर। ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, और यहां से होते पाकिस्तान में होते हुए हमारे अटैक करते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो हमारा वेस्टर्न एरिया है, वहां पर अटैक कर देते हैं। और जब अटैक करते हैं तो इसके कारण हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो स्टार्ट होते हैं यहाँ से चलते हुए, यहाँ से पार करते हुए हमारे कहाँ आते हैं, वेस्टर्न पार्ट में, और ये उनका सीजन है। तो फसल जो रहती है उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं। इसका बचाव क्या है, मेलाथियोन पेस्टिसाइड। और 2019 में डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इसी का जैसा, क्योंकि उस समय 2019 में एक बिल के द्वारा कई तरह के एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड पर बैन लगाया गया था, जिसमें पैराथियोन, पैलाथियोन, कार्बोनिफेरस, डाइक्लोफेनिक, ये सभी थे। तो उसी की तरह पैराथियोन की जगह मेलाथियोन भी एक इंसेक्टिसाइड है, तो वहां से आपको पता लग सकता था। तो कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से मैप के द्वारा आप हमेशा अपनी न्यूज को थोड़ा सा कमांड करें, न्यूज़पेपर को पढ़ें ऐसे तरीके से, और नोट्स बनाएं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के दिन यही न्यूज़ थी। पेज नंबर 14 पर हमारे किसी टाइप की न्यूज़ नहीं है। बिछेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा नाम याद रख सकते हो। महिलाओं से संबंधित जब भी कोई ऐसे आए तो इसका नाम आप लिख सकते हो, और बाकी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। तो थैंक यू।